प्यार ही काट सकता है। तिरुपति से लौटने के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। शिक्षा की दशा और दिशा नाम से ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, जहां एक छात्रा ने सवाल किया कि जो जवान देश के लिए जान देते हैं उन्हें सरकार शहीद का दर्जा क्यों नहीं देती। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सर, मेरा सवाल देश के उन जवानों के लिए है जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं और उन्हें हम शहीद कहते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता। सर, आप हमारे नेता हैं, हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें ये दर्जा प्राप्त हो। उन्हें जो संघर्ष उनके बाद मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पैरामिलिट्रीज को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, मिलना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने दावा किया कि हिंसा को हिंसा नहीं, प्यार काट सकता है। तो ये नफरत की सिचुएशन है, नफरत का माहौल है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्लियर मैसेज दे कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, हिंदुस्तान में प्यार और भाईचारा होना चाहिए, हिंदुस्तान अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये नेचुरल चीज है इस देश की। इस देश का जो इतिहास है और इस देश की हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी हो तो ये भाईचारे प्यार का देश है, ये नफरत का देश नहीं। नेचुरली अगर आप मुझे कहो, और मेरे फैमिली के 2 मेंबर्स की हत्या हुई है, अगर आप मुझे कहो कि हिंसा से ही आप चीज ठीक कर सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली जवाब दूंगा, हिंसा से ठीक नहीं हो सकती है। हिंसा को हिंसा कभी नहीं काट सकती है। हिंसा को सिर्फ प्यार काट सकता है और कुछ नहीं काट सकता है। आप मुझ पे हिंसा करेंगे, मैं आप पे हिंसा करूंगा, आप मुझ पे हिंसा करेंगे, आप मुझ पे, चलता जाएगा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे परिवार के बारे में काफी गलत बयानी की, लेकिन उन्होंने फिर भी पार्लियामेंट में उन्हें गले लगाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक के बाद एक पार्लियामेंट हाउस में मतलब मेरे परिवार के बारे में बोल रहे थे, मैं जाके गले लग गया। मेरा कहना था बोलो जितना बोलना है। अब आपके दिल में गुस्सा है, नफरत है, मैं उसको क्यों पकड़ूं? मेरे दिल में तो नहीं है, मैं तो आपके आके गले लग रहा हूं। अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दादी की हत्या करने वालों ने उन्हें बैडमिंटन सिखाया था। एक प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन मिलता था। जब मेरी दादी मरी तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ, और पापा बंगाल में थे और मुझे काफी गुस्सा था अंदर जब मेरी दादी की हत्या हुई, क्योंकि मेरी दादी की हत्या आपको मालूम हो ना हो, मगर मेरी दादी की हत्या उनके सिक्योरिटी वालों ने की थी, और वो सिक्योरिटी वाले मुझे जानते थे। एक्चुअली एक प्रकार से मेरे दोस्त थे। मुझे मतलब सतवंत सिंह ने, जिसने मेरी दादी को गोली मारी, उसने मुझे बैडमिंटन सिखाया। तो मुझे गुस्सा था, मगर जब मेरे पापा आए और मेरे पापा मुझसे गले लगे, एकदम गुस्सा चला गया। तो मेरा कहना है कि आप अपनी लाइफ में देखो, आपसे कितना भी गुस्सा कर ले, कितनी भी गाली लगा दे, आप एक बार ट्राई करो, जाके गले लग जाओ, देखो क्या होता है। राहुल गांधी के मुताबिक केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। 15-20 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। पहला काम लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करना है। क्यों? क्योंकि वो जमीन हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान के आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन इन्हीं 50 लोगों को देना चाहते हैं। सबसे हाई लेवल भ्रष्टाचार। और मैंने इतनी पिटाई खाई है, मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग लोगों से यह मुलाकात राहुल गांधी की दिल्ली में और अपने मन की बातें उन्होंने इस दौरान कही। इधर अमित शाह उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में पहुंचे हुए थे। सहकारिता सम्मेलन का आयोजन वहां पर, और वहां पर उन्होंने यूपी बीजेपी को चुनाव में जीत का लक्ष्य दिया है।
अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी यूपी में 74 सीटें आने पर ही उत्सव मनाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, यहां पर 80 सीटें हैं और अमित शाह ने यह लक्ष्य दिया है यूपी बीजेपी को कि 74 सीटें हर हाल में जीतती हैं। इच्छाओं को लेकर आप यहाँ से जाइए और आने वाले चुनाव के अंदर एक बार फिर से मोदी जी को 74 सीट जिताकर प्रचंड बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री चुना। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि 74 का नारा कोरा नारा नहीं है। उत्तर प्रदेश के विजय उत्सव तभी मनाना चाहिए जब 74 सीटों के आंकड़े को हम पार कर लेते हैं। इसकी कठोरता के साथ गांव में फैल जाइए, किसानों के बीच में जाइए, कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों के बीच में जाइए, मोदी जी का संदेश लेकर जाइए, उत्तर प्रदेश और भारत की समृद्धि का मंत्र लेकर जाइए और विजय को प्राप्त करके आइए। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ये हम सब का विश्वास है। हर पार्टी की सियासत का केंद्र उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली का रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। वहां पर उन्होंने इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि से मुलाकात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने गठबंधन को जरूरी बताया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा था कि यूपी में इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि इस बार जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उससे कहीं ज्यादा सीटों पर जीता करती थी। किया है नेताजी को सबसे ज्यादा वोटों से इस बार जिता करके मैनपुरी से भेजे। हम चाहते हैं, समाजवादी लोग चाहते हैं, जितनी भी लीडरशिप है, जितना भी कार्यकर्ता है, वो ये चाहता है कि जब नेताजी मैनपुरी से जीतें और जीत करके लोकसभा में जाएं तो कम से कम खड़े होकर के दुनिया देखे, देश देखे कि सबसे ज्यादा गठबंधन में कौन जीत करके आया। और शायद, और मुझे यकीन है इस बात का, कि नेताजी से ज्यादा देश में कोई वोट नहीं पाएगा सपा और बसपा के गठबंधन के बाद। अभी भी अखबारों ने लिखा है कि 73% जो वोटिंग पड़ी है उसकी 73% ऑफ वोट नेताजी को मिलेगा। तो सोचिए, अगर हमने मेहनत कर ली कार्यकर्ता नेताओं ने और 80% तक पहुंचा दिया अगर वोटिंग परसेंटेज जो होगी उसमें, तो सोचिए नेताजी कितने वोटों से जीतेंगे। इसलिए गठबंधन जरूरी है। बड़ी जीत का दावा किया अखिलेश यादव ने, गठबंधन को जरूरी बताया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारत में चुनाव जातियों की लड़ाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की। और आपको जातियां भूलनी पड़ेंगी, लेकिन हमारा जो इतिहास और देश की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि यहां पर क्लास वॉर नहीं है, क्लास की लड़ाई नहीं है, यहां कास्ट की लड़ाई है। याद कीजिए, कुछ यादव यहां पर पीसीएस में हो गए थे। उस समय कहा गया था कि ये आयोग यादवों का आयोग बन गया। याद कीजिए आप वो दिन, आप में से कोई नहीं भूला होगा, लेकिन सूची वही है। अगर हम भाषा उन्हीं की इस्तेमाल कर दें तो हमारा और उनमें क्या फर्क है। हम तो पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो समाज में वैसे ही डरे हुए हैं। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि संख्या क्या है। आज तो कंप्यूटर है मामला, लिस्ट है पूरी, हम कहने को तो सब बता दें। हम आज कहते हैं और कल हो सकता है लोग माने इस बात को कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी और जो संविधान हमें देता है, सामाजिक न्याय की जो बात कहते हैं कि सबको जातियों के हिसाब से गिन करके उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, शायद इस समाज के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बेहतर फैसला होगा। देश में सामने चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर वोटर्स को साधने की अपनी अपनी सबकी सियासत। और इस बीच पुलवामा के बाद देश में गुस्सा और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के टोंक पहुंचे। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर अलगाववादियों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अस्थिरता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही पीएम ने कहा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा आतंकवाद से परेशान हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि उनकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। पीएम ने साफ किया कि उनकी लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं।
देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। साथियों, अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं, ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका एक प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। राजस्थान के टोंक से आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और इस बीच प्रधानमंत्री ने 2019 चुनाव के लिए नया नारा भी दे दिया। उन्होंने देश के हालात का जिक्र किया और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले आपको याद होगा, साल 2014 में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, और 2019 का नारा होगा मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे बड़े काम तभी संभव हो सकते हैं जब सेवा भाव से आप काम करते हैं, जब साफ मन से आप काम करते हैं। बीते 4.5 वर्ष से आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है।